बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है। आम इंतखाबात के इनेकात और दोनों जमातों की मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू हुई है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा कहती है कि ये पहले कहते थे 9 मई हमले इन्होंने नहीं कारकुनों ने किए। आज बानी PTI कहते हैं 9 मई नवाज शरीफ साहब ने कराया था, यानी PTI लीडर्स और कारकुन नवाज शरीफ साहब से हिदायत देते थे। आज इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आज बानी PTI ने कहा है कि वो साबिक आर्मी चीफ साहब को अदालत में लेके जाएंगे क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड लू के कहने पर रजीम चेंज किया। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट? देखिए, इंतखाबी मुहिम, भरपूर इंतखाबी मुहिम, और चेयरमैन PTI ने तो जेल से शुरू किया, ठीक है, और उनके जो बाकी बड़ी तादाद में जो लोग उनके जेलों में हैं वो भी जेलों से ही। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मंजरनामा डेवलप हो रहा है। उन्होंने जेल से शुरू कर दी अपनी इंतखाबी मुहिम, और जाहिर है कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो समातें होंगी तो उसमें वो बात करेंगे, और बाकी तमाम जमातें जो हैं फिर वो उसका दिफा करती नज़र आएंगी। मतलब ये उन्होंने वो सारी अपनी तकारीर में वजाहतें करती नज़र आएंगी कि नहीं, ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे था। वो जो उन्होंने जेल से पकड़ के जो है ना, तो देखें मुस्लिम लीग नून हमारी आने वाली हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो इसमें वो अपना एक अलग ही सेट के मंशूर पेश करें। मैं आज भी देख रहा था उनके रहनुमा उसकी वजाहत और वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। रोहन चौधरी साहब, तहरीक इस्तेकाम पार्टी आगे एक बड़ी जमात है मुल्क की, तो उन्होंने इक़्तिदार संभालना है और मुल्क के मसाइल को हल करना है। तो अब यह है कि लेकिन उन्होंने जेल से बैठ कर लिया। अब सारा दिन मैं आज देख रहा था, तो अब यानी कोई अगर बाहर से देखे कि पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का मंशूर क्या है, मतलब सियासी जमातों में किस बात पे इख्तलाफ हो रहा है, मईशत पे, कोई फॉर्म, तो पता चलेगा कि इख्तलाफ इस बात पे हो रहा है कि क्या चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी को निकाह से पहले देखा था या नहीं देखा था। इस पर रोहन चौधरी साहब जो हैं, जो मेरे ख्याल से सर बनाए इस्तेकाम पार्टी को, तो कहें सदर है या सेक्रेटरी जनरल हमारे इंतहाई मोहतरम है, आने वाले दिनों में वजारत वगैरह है उनकी, तो वो कह रहे हैं कि देखा था। अब ये इंतखाबी मुहिम है, तो इससे हट के कुछ है हमारे पास? अगर नहीं है तो इसी पे चलाएं। दूसरी बात जो है, एक और बड़ी अजब सी बात है, ये जो ये देखें, हमारे तो काम में आने वाली हुकूमत, ठीक है ना, उनको हम दीदा दिल फर्श राम, तो इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी से आएँ और हल उठाएँ। लेकिन मसला ये है कि मेरी कुछ बात यहाँ पे हो रही थी इलेक्शन कमीशन के लोगों से। मैंने कहा जी ये क्या आप ये बल्ले का निशान? उन्होंने कहा ये इंटर पार्टी इलेक्शन तो हो नहीं रहा, ये तो हो सकता है इसको मंजूर ना किया जाए, बल्ले का निशान छीन लिया जाए। तो उसके बाद में मैंने एक सवाल उससे पूछा, फिर बड़ी बहरहाल एक आर्गूमेंट हुआ। मैंने कहा जी फ़र्ज़ करें कि वर्स्ट सिनेरियो को भी सामने रखना चाहिए ना, दुश्मन कहीं से भी कोई भी वार कर सकता है आने वाली हुकूमत पे, ठीक है। तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें बल्ले का निशान छिन जाए, ठीक है, आपके दुश्मन ने तो जेल से चला दी है इंतखाबी मुहिम, अब बल्ले का निशान ना हो और वो ये कहें कि जी यास्मीन राशिद को हम जो है वो वहाँ पे एक साइकिल या कोई किताब या कोई तोता या कोई कबूतर के निशान पे खड़ा कर रहे हैं, तो लाहौर के लोगों को नहीं पता यास्मीन राशिद कौन है। अच्छा, वो परेशान हो गए, कह रही तो बड़ा मसला। मैंने कहा जी बल्ले बल्ले को छोड़ दिए तो मामला इस तरह से भी तो देखें ना। आप कहें कि जी वो सनम जावेद और ये जो सारे लोग हैं, इनमें से किसी को चारपाई का निशान है, किसी पे कुछ निशान है, कुछ निशान है, लेकिन इनके जो नाम है, तो लोग तो नामों पे अगर ठप्पा लग गया तो क्या होगा, तो परेशान हो गए। अच्छा, उसी वक्त वहाँ पे इत्तेफाक से आने वाली हुकूमत के एक वज़ीर जो है, एक आम वजारत होगी उनके पास, तो वो भी उनसे भी बीच में टाकरा हो गया। यही फिर वो भी उन्होंने कहा तो बड़ा मसला है, तो आप बताएं क्या करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, बताना तो आपने है, मेरा काम तो आपको सिर्फ ये बताना है कि फ़र्ज़ करें अगर ये आप बल्ले के निशान पे लगे हुए हैं सारे, चला गया बल्ले का निशान और ये आज़ाद इन निशानों पे खड़े हो गए, फिर क्या होगा। तो उसके बाद एक सोच विचार का सिलसिला शुरू हुआ
तो उसमें जब वो सोच विचार में मसरूफ़ हुए तो मैं हटो बचो करके वहाँ से निकल गया। तो ये जेल से अब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है। यहाँ पर अब ये दिफाई पोजीशन में ये शायद दिफाई पोजीशन में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे या ये उन्हीं के गिर्द चलेगी, कैसे होगा इंतखाब। यहाँ तो ये बात थी कि मईशत के ऊपर और माशी प्लान और बाकी सारा जो मुल्क के बहुत गंभीर मसाइल हैं इस वक्त, सिक्योरिटी, फाइनेंस आने वाले दिनों में क्या होगा, ये आपका अदम इस्तेकाम कैसे ख़त्म होगा, ये सारे इश्यूज़ हैं ना जी। ये इशू है इस वक्त कि जी वो मतलब ये क्या इश्यूज़ हैं। इस तरह की तो इंतखाबी मुहिम अगर चल रही है तो फिर ये तो मतलब इस तरह की इंतखाबी मुहिम को मतलब बच्चों से दूर रखा जाए, ये क्या है। ये तो बड़ी अजीब सी हो रही है। तो ये हमारे संजीदा सियासतदान हैं और ये कुछ संजीदा बात करेंगे तो फिर हम उस पर तबसरा करेंगे। संजीदा बातें कर रहे हैं वैसे, हुकूमत आने वाली तो क्या ज़ाहिर है, लेकिन मतलब है कि वो उन्होंने जेल से जो है वो सारा दिन जो है ना वही चल रहा है। अच्छा, अभी तक कोई नई बात आई भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फलाना ढिमाकना, ये वो तो कोई ऐसी बात हो ना कि लोगों के अंदर कोई आगे की चीज़ समझ में आए ना, मईशत, कोई दिफा, कोई यूथ पॉलिसीज, उस तरफ ध्यान दे ताकि, लेकिन ये उधर जो है ना अभी तक मसला अटका हुआ है। तो अच्छा, ये जंग फैल रही है, लेकिन हमारे इश्यूज बहुत आने वाले कुछ महीनों में और चंद हफ्तों में दुनिया कहाँ जाके खड़ी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन यह है कि ये बहुत ख़राब हो रहे हैं हालात। हर गुज़रते घंटे, हफ्ते, दिनों, जो भी कहें, ये दुनिया के हालात बड़े तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और देखें ये पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। एक तो ये है कि जंग फैल रही है पूरे गज़ा में और मगरिबी किनारे पे, इस वक्त लड़ाई हो रही है, तबाही हो रही है। और ये वहाँ पर तमाम इमदाद बंद कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता, टेलीफोन कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है, राब्ते वगैरह सारे ख़त्म हो गए। कोई 17,000 बता रहा है, कोई 16,000 से ज़्यादा बता रहा है तादाद। और WHO का कहना यह है कि जितनी अमवात अभी तक हुई हैं गज़ा में, उससे ज़्यादा, यानी अगर फ़र्ज़ करें सरकारी तौर पे भी देखें तो 16,000 हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 16,000 से कहीं ज़्यादा आने वाले दिनों में, अगले चंद दिनों में, जो बीमारियां फैलने जा रही हैं वहाँ पे, क्योंकि तदफीन नहीं हो सकी, तो बीमारियां फैलने जा रही हैं, तो 16,000 से ज़्यादा अमवात की तवक्को रखी जाए। ये WHO ने आज अपने सरकारी जो एलामी है उसमें ही कहा है। और ये जो है ये 36 CNN ने इसको ब्रेक किया है और ये स्टेटमेंट भी साथ लगाई हुई है कि 36 लाइट इन गज़ा डिजीज कुड बी इवन डेडलियर दैन एयर स्ट्राइक्स। यानी 16,000 से आप अगर इसको बढ़ा लेते हैं WHO की कैलकुलेशन के मुताबिक, तो ये कोई 32,000 से ज़्यादा इंसानी जानें चली गई हैं या जाने वाली हैं। अच्छा, अब उसके बाद 24 घंटों में क्या हुआ है ये ज़रा आप देखें। जंग, मैं कह रहा हूँ जंग फैल रही है। सेंटकॉम ने जो सेंट्रल कमांड है उनका एक अलामिया मेरे सामने पड़ा है, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन है गालिबन। वो ये कहते हैं कि फॉर इमीडिएट रिलीज हूथी अटैक्स ऑन कमर्शियल शिपिंग इन इंटरनेशनल वाटर कंटिन्यू। और इसका पहला जो हिस्सा है उसको हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं टुडे देयर वर 4 ये 4 जो हैं अटैक्स हुए हैं अगेंस्ट 3 सेपरेट कमर्शियल वेसल्स ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स इन सदर्न रेड सी। These 3 vessels are connected to 14 सेपरेट नेशंस। अच्छा, और उसके बाद इनका जो डिस्ट्रॉयर है USS कारने, उसने रिस्पॉन्ड किया टू डिस्ट्रेस कॉल्स फ्रॉम द शिप्स एंड प्रोवाइडेड असिस्टेंस। अच्छा, अब इसको पूरे को पढ़ें, अगर ये बाकी जो स्टेटमेंट है उसको तो खलासा ही है उसका, कि सुबह 9:15 बजे सना वक्त के मुताबिक
जो यूएसएस कारने है उसको एक वहाँ पे एक जहाज़ जो कि यूनिटी एक्सप्लोरर, उसकी तरफ से कॉल आई और उसने कहा कि जी हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स हो गए हैं तो हमारी मदद करें। अच्छा, यूनिटी एक्सप्लोरर जो जहाज़ है इसके ऊपर बहामास का झंडा लगा हुआ था, बरतानिया का ये में रजिस्टर्ड था और ऑपरेट होता था, कार्गो शिप, और इस पे 2 मुल्कों के वो कह रहे हैं कि इस पे सेलर्स से, ये इन्हीं की प्रेस रिलीज बता रही है। कार्नी वॉज कंडक्टिंग ए पेट्रोल, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि अटैक हो गया है। उसके बाद इन्होंने जब ये वहाँ पहुँचे तो इसी वक्त जो है वहाँ पे इनके ऊपर भी अटैक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ड्रोन इनकी तरफ आया तो इन्होंने जो है उसको शूट डाउन कर दिया। उसके बाद जनाब यूएसएस, ये जो यूनिटी एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर दोबारा अटैक हुआ, फिर दोबारा उसको कॉल किया, फिर इन पे अटैक हो गया कार्नी पे दोबारा, ये जो यूएसएस कार्नी है। फिर 3:30 बजे नंबर 9, अच्छा एक यहाँ रुके अगर और मैं देखूँ कि ये यूनिटी एक्सप्लोरर किसका है, तो ये मैंने अभी ट्रेस किया, तो यूनिटी एक्सप्लोरर जो जहाज़ है, ठीक है, अगर इसको हम देखें ये बेल्टिक शिपिंग से, तो इसके ओनर जो हैं वो फिर है रे शिपिंग। अब देखिए ना हुतीज़ की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो रे शिपिंग तल अवीव इसराइल से में इसके मालकान हैं। अगर हम ये दिखा सकें, ये 5th स्लाइड की मैंने बात की, और ये जो है ये इसके मालिक हैं और ओनर जो हैं इसके, ये आ गए ओनर, और फिर ओनर को ढूंढते ढूंढते ये किसका जहाज़ है, इस पे क्यों हमला हुआ, ठीक है। तो फिर हम 6ठी स्लाइड पे आ जाएं और फिर वही रमी उंगर इसके मालिक निकलते हैं, और रमी उंगर जो हैं वो रे शिपिंग के मालिक हैं। ये वही रमी उंगर हैं जिनका भी जिक्र कर चुके हैं हम चंद रोज़ पहले। इसके पीछे भी वो निकलते हैं, वो बोर्ड मेंबर हैं, फिर इसलिए अटैक हो गया। तो ये जो है अब मसला बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि ये जो अटैक हैं ये अच्छा, फिर इसके बाद सुबह तो ये होता रहा ना कि नहीं नहीं आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन दोपहर तक फिर ये हुआ कि जो 3rd स्लाइड है उनका जो मीडिया है वाई नेट ने कहा कि 3 जहाज़ जो हैं बिलीव टू बी इजराइल कनेक्टेड अटैक इन रेड सी, यूएस थ्रेटन्स रिस्पॉन्स। अच्छा, और उसके बाद ये 4th स्लाइड जो हाथ है वो कह रहा है कि जी 4th अटैक इन अ मंथ, इसराइल ओन शिप। अब इन्होंने फिर मान लिया कि इसराइल का है, और हुतीज़ मिज़ाइल और यूएसएस कार्नी इंटरसेप्ट ड्रोन्स। अच्छा, तो ये तो मसला जो है ना ये अब समंदरों तक आ गया है। अच्छा, ये अटैक जहाँ पे हुआ है ना, ये मैं आपको तो ये हम स्लाइड देखें ना, लोकेशन इसकी क्या है जी। ये इसकी लोकेशन जो है ये, अच्छा एक हुआ है यूनिटी एक्सप्लोरर पे, सही। एक दूसरा जहाज जो है उसका है नंबर 9, उसका नाम ही नंबर 9 है, वो भी इसराइल कनेक्टेड है। तीसरा है MV सोफी 2, ठीक है, ये भी जो है ये भी और चौथा जो है वो MV बेशद है। अच्छा, अब ये 4 पे अटैक हुआ है और फिर उसके बाद USS कारने जो है उन्होंने आके इनको रेस्क्यू किया है। यहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ है, और ये जो है ये अगर हम देखें तो ये बाबे मंदलब, वो एक छोटी सी पट्टी जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, बाबे मंदलब, ये छोटी सी चौक पॉइंट जो नीचे आप ऊपर मेडिटेरियन है, फिर उसके बाद ये जो है गल्फ ऑफ एडन है, खलीज अदन जिसे कहते हैं, फिर ये उसके बाद छोटी सी पतली सी चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट ये वो है जो नहर सुइज है, ये जहन में रखें, ये नहर सुइज है, ये नहर सुइज है, ये जो चौक पॉइंट है ना जी। तो बाबे मंदलब, मतलब का मतलब होता है आंसू, तो मुझे नहीं पता इसका तारीखी हवाला, उस पर कभी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये है कि ये बाबे मंदलब से निकल के फिर ये नीचे जो है ये बड़ा समंदर आता है, तो फिर ये बहरे अमर में दाखिल हो जाता है, बहरे अमर फिर इंडियन ओशन में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर ये अटैक हो। अच्छा, इस तरफ क्या है, इस तरफ उधर तो यमन है, इधर जबूती और एरिट्रिया है। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं और हम ये नक्शा भी दिखा चुके हैं और दिखा भी सकते हैं दोबारा कि ये वो जगह है कि इस तरफ यमन और इस तरफ एरिट्रिया
और जबूती, यानी सारी वो जो बेसिस हैं जी। वो इस तरफ हैं। यहाँ पे हो रहे हैं अब जनाब ये अटैक। अगर ये नीचे देखें हम इस नक्शे में, यमन, जबूती और एरिट्रिया। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अगर इसको हम यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाए और ये इसको बंद कर दें, हुतीज़ ने इसको बंद कर दिया था पहले, इतने अटैक्स किए थे, यहाँ जहाज़ों ने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जहाज़ों में फ्यूल है, उन पे वो मतलब है कि उनको किडनैपिंग ना हो जाए, उन पे मामलात ख़राब ना हो जाएं। तो अगर दूसरा रास्ता ये है जो मैंने पहले भी बात की थी, और अगर हमारे पास वो हम दिखा सकें कि वो पूरा जो है ना एक चक्कर काट के, क्योंकि यूरोप डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी यूरोप का यहाँ आने का कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं है बहरे हिंद तक। तो यूरोप की गैस, ऑयल, उसको लाने का फिर एक ही तरीका है कि वो अफ्रीका के गिर्द घूमे, बजाय इसके कि नीचे से जा रहे हैं ना, अभी तो यहां से आ रहे हैं ना जहाज, ये देखिए छोटा सा रास्ता है, वो घूमते हुए पूरे अफ्रीका के गिर्द चक्कर काट के जनाब फिर वहां पे पहुंचे। मतलब अब ये, अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो ऑयल और इस वक्त जो शिपमेंट्स और जो सारा जो यूरोप और एशिया के दरमियान कांटेक्ट है वो यहीं से है। तो ये बाब मंदलब जो है अब यहाँ पे अटैक्स शुरू हो गए हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखें ना, नक्शे को देखें जी, तो आपको लगेगा वो अगर चौक होता है, चौकिंग पॉइंट नॉट भी है ना, उधर मलाका का चौक पॉइंट है, ये इधर हरमुज का चौक पॉइंट है, उसके बाद पनामा कैनाल का चौक पॉइंट है, बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं दुनिया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। यहाँ सबसे ये वो चौक पॉइंट है जिसको अगर आप बिल्कुल बंद करते हैं तो उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो शिपिंग लेन्स हैं पूरी दुनिया की वो एकदम मुतासर होती हैं तेज़ी के साथ। और मतलब किसी ने 20 दिन में पहुंचना है किसी जहाज़ ने, तो वो पता चला 75 दिन में पहुंच रहा है कोई। तो ये एक पूरी आपकी, आप समझ लें कि जो मैरीटाइम इस वक्त है वो इस वक्त एक प्रॉब्लम, मैरीटाइम लेन्स जो हैं ये उनको एक बड़ी थ्रेट है। 80 से ज़्यादा मुल्कों में इसराइल ने अभी इशू किया है अपना एक सिक्योरिटी अलर्ट कि 80 से ज़्यादा मुल्कों में उनके शहरी जो हैं उनको इस बात का ख़तरा है। उन्होंने हाईएस्ट डिफरेंट ज़ाहिर लेवल्स होते हैं 1 2 3 4, तो वो 4 पे ले गए। उसमें यूरोप के ममालिक हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें इंडिया भी है, यूरोप के मुल्क भी हैं कि यहाँ पे इसराइली जो इसराइल के लोग हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, अगवा किया जा सकता है, या वो इसराइल से बाहर जो है वो सफ़र करने से गुरेज करें। अच्छा, तो ये तो उनकी तरफ से अलर्ट आ गया। दूसरा जो है वो ये है कि अब हो क्या रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उधर नेतन्याहू जो हैं उन्होंने तो बात अब यानी वो तो, बल्कि आज तो एक अजीब मामला हुआ, उनके जो एक उनके फ़ौजी हीरो इसराइल के, वो जिन्होंने काफ़ी वहाँ पे लोगों को बचाया था, इसराइल के लोगों को, तो उनको इसराइल की फ़ौज ने गलती से गोली मार दी। उसके बाद एक क्राइसिस खड़ा हो गया और उनको जाके जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ी और नेतन्याहू को उनसे, वो एक बड़ा मसला ख़राब हो गया। दूसरा ये कि नेतन्याहू का मुकदमा आज से दोबारा शुरू हो गया, करप्शन पे जो ट्रायल था वो आज से दोबारा शुरू हो गया, और बिल्कुल वो ऐसे वक्त पे शुरू हुआ है कि जो उसकी टाइमिंग्स जो हैं वो मेरा ख्याल है, नेतन्याहू का ख्याल ये था, बीबी नेतन्याहू का, कि शायद ये आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो आगे पीछे नहीं हुआ और वो गलत वक्त पे नेतन्याहू के ये 29 स्लाइड, नेतन्याहू करप्शन ट्रायल्स रिज्यूम्स अंडर शेडो ऑफ वॉर। अब वो मतलब है कि, और ये जेरूसलम पोस्ट में मैं कोट कर रहा हूँ, रेजेस थ्रेट लेवल अगेंस्ट ट्रेवल टू 80 कंट्रीज ड्यू टू गाजा वॉर। ये बहुत से मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने नक्शा जारी किया कि यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ पे, इसमें रशिया भी है, उसमें बहुत से मुल्क हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि जो है वो माना जाए, ठीक है, और ये लेवल 4 पे ले गए हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एक तो जब से इन्होंने बात की है ना, अच्छा, आज उनके जो शिनबेत उनकी है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी जैसे मोसाद बाहर ऑपरेट करती है तो शिनबेत अंदर करती है, लेकिन इस वक्त सारे तो शिनबेत के जो सरबराह हैं वो, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू देते हुए
उनकी रिकॉर्डिंग आ गई है सामने जिसमें इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी पे, और वो कह रहे हैं कि तुर्की, कतर और बाकी जो मुल्क हैं वहाँ पर हम कत्ल करेंगे मोसाद के रहनुमाओं को। अच्छा, अब ये जो इसके ऊपर अभी कोई जवाब नहीं आया किसी का, किसी अरब मुल्क का भी जवाब नहीं आया, और एक खामोशी छाई हुई है क्योंकि इन्होंने ये जो बात की है ये ऑन रिकॉर्ड चली गई है कि जी हम वहाँ पर कत्ल करेंगे, दूसरे मुल्कों की सरजमीन पे हम कत्ल करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है ये हमारा म्यूनिख है। वो म्यूनिख का वाक़या हुआ था जिस ओलंपिक्स में 1972 में 11 लोग जो हैं वो वहाँ पे इसराइल की टीम के मारे गए थे। उसके बाद मोसाद ने दुनिया भर में ऑपरेशन किया था, लेकिन इस मरहले पे उन्होंने कहा है कि हम उन्होंने नाम लिया है कि कतर, और ये मैं 20th स्लाइड यहाँ पे कोट करता हूँ, दिस इज़ अवर म्यूनिख, Shin Bet chief was to hunt down Hamas abroad। ठीक है, और ये जो है ये रॉयटर्स ने फिर इसको पिक किया है। इसराइली सिक्योरिटी चीफ इन रिकॉर्डिंग was to hunt down Hamas abroad। टाइम्स ऑफ इसराइल इन रिकॉर्डिंग, अभी तक तो बातें चल रही थी ना कि मीटिंग में बात हुई। Shin Bet chief was to kill Hamas chiefs in Lebanon, Turkey, Qatar। अच्छा, और साथ ही अपने ज़ाहिर के शहरियों को, मैं इसकी जंग जा रही है अब किडनैपिंग्स की तरफ, और ये अगवा और ये उस तरफ, ये मामला पहले ही किडनैपिंग से शुरू हुआ था, तो ये किडनैपिंग्स अब ये ग्लोबल लेवल पे किडनैपिंग्स और एसेसिनेशंस और ये सारा चल रहा है मामला। समंदरों तक तो आ गई जंगें, और ये जो समंदरों वाली बात है वो पुरानी जो एक तारीख की बात है ना कि वो मतलब जो भी समंदरों पे रूल करता है वो दुनिया पे रूल करता है, वो वाली बात आज जो है वो मैं सोच रहा था कि दोबारा कि ये समंदर जो है ये किस कदर आम है कि पूरा यहाँ पे उन्होंने हुतीज़ ने इंगेज किया हुआ है और हिजबुल्लाह ने नॉर्थ से इंगेज कर लिया और बहुत शदीद वहाँ पे, इसीलिए नॉर्थ साइड पे लड़ाई नहीं हो रही। वही कह रहे हैं कि 50 इसराइल के लोग हमने और मार दिए हैं, 3 की इन्होंने आज और कहा कि 3 हमारे फौजी और मारे गए हैं, लेकिन घमसान का रंग पड़ा हुआ है। अच्छा, अब तैयब उर्दगन, ज़रा बारी बारी बात करते हैं ना। तैयब उर्दगन जो हैं जिनकी सरजमीन पे ये कहा गया है कि कत्ल करेंगे तुर्की में, अच्छा उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वो इस वक्त कतर में है, तैयब उर्दगन कतर में है। कतर का भी नाम लिया गया है कि कतर में हम जो हैं वो कत्ल करेंगे हमास के रहनुमाओं को। तो तैयब उर्दगन कतर में है और कतर में उनकी मुलाकात जो है वो गालिबन शायद हो सकता है हमास के लीडर से, हो सकता है ना हो सकता है वो, लेकिन उनके अमीर कतर से मुलाकात हुई है काफ़ी तवील। और कल जो है ये कल एक मशरिक़ वस्ता की तारीख़ जो है एक नया उसमें बाब खुलने जा रहा है कि खलीजी ताउन कौंसल का इजलास हो रहा है कतर में, काफ़ी सालों के बाद हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है। कतर आपको पता नहीं GCC से जब तनाज़ा खड़ा हुआ था तो कतर अलग हो गया था, अभी कतर अब साथ है। तो कतर में कल GCC का इजलास हो रहा है। अब GCC के जो ममालिक हैं, अगर हम GCC के ममालिक देखें तो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, 1981 में बना था GCC, ये खलीजी ताउन कौंसल, हमारे बड़े ज़बरदस्त बरादर मुल्क हैं सारे, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग हैं और इनका कल 44वां इजलास हो रहा है। तो अमीर कतर जब सऊदी अरेबिया गए थे तो उन्होंने वहाँ पे अभी दुबई गए थे तो उन्होंने दुबई के फरमा रवा को, अभी ये COP 28 कॉन्फ्रेंस वहाँ पे उन्होंने पर्सनली सबको इन्विटेशन दिया। इजलास हो रहा है 44वां, और इससे पहले 43वां हुआ होगा, उससे पहले 42वां होगा, उससे पहले 41वां होगा। इसमें कल वाले में क्या ख़ास बात है? कल वाले में ख़ास बात यह है कि GCC के इजलास में तैयब उर्दगन शरीक हो रहे हैं। तैयब GCC में तुर्की नहीं है, लेकिन तुर्की जो है वो तुर्की के सदर GCC के इजलास में उनको दावत दी है कि वो GCC के इजलास में शरीक होंगे। तो ये जो मैंने आपसे बात की ना कि एक बड़ी नई किस्म की, नए ब्लॉक्स, नई दुनिया इसी दौरान, ये तो जो कुछ वहाँ हो रहा है गज़ा में, अभी उसका अभी पता चलेगा आने वाले दिनों में कि क्या उसका क्या एंड गेम क्या होता है। लेकिन ये है कि ये इजलास कल हो रहा है जिसमें कतर और इसमें, अच्छा इसमें आने वाले दिनों में शायद जॉर्डन भी आ जाए।
जीसीसी के अंदर जॉर्डन को भी लाने की कोशिश हो रही है, और इंटरेस्टिंगली यमन भी आ रहा है इसमें। फिर एक अजीब एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाएगा अगर यमन के अगर मामलात जो कि तकरीबन काफ़ी हद तक ठीक हैं सऊदी अरेबिया यूएई के साथ, तो सोचें यमन भी अगर आ जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बने। इराक को लाने की, तो जीसीसी के अंदर जीसीसी से हटके मुल्कों का शामिल होना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो इसको डायलॉग, स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनर के तौर पे अब उन्होंने कहा है कि तैयब उर्दगन जो है, तुर्की जो है स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनर है इस वक्त जीसीसी का। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जीसीसी में अगर दूसरे मुल्क शामिल हो रहे हैं तो फिर जीसीसी एक फोरम नया बन रहा है जिसमें खलीजी ताउन कौंसिल से हटके भी ममालिक होंगे। जैसे ब्रिक्स बढ़ रहा है, जीसीसी बढ़ रहा है, ये मुल्क सारे जो हैं ये आने वाले दिनों में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा, ईरान में जो है वो आज डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो ईरान ने कहा है कि जी हम, एक तो ये ड्रोन्स वगैरह के पीछे हम नहीं थे, लेकिन हमारे 2 बंदे मारे हैं, तो ये 2 बंदे जो सीरिया के अंदर उनके पासदारान के, तो उन्होंने कहा है कि जी इसमें तो फिर ऐसा है कि इसका तो जो ईरान के लोग अगर दरमियान में आएंगे तो उनका तो बदला ईरान लेगा। ईरान का कोई फौजी अगर कहीं पासदारान का मारा जाता है तो ईरान तो बदला लेगा। तो ईरान, अच्छा अब इसमें ये अमेरिका इंगेज हो गया इसमें। अच्छा, मिगोयल दाज कैनाल, मैं माजरत अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं, मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए, लेकिन ऐसे ही है बस नाम कुछ, मिगोयल दियाज कैनाल, ठीक है, या कैनल, चलें जी। ये जो हैं ये क्यूबा के सदर हैं, वो बड़े ज़बरदस्त। ये कौन सा वाला क्यूबा? हवाना, फेडरल कास्त्रो, ठीक है, इनकलाब 1953, 1959, कास्त्रो, फेडरल कास्त्रो, कत्ल करने की कोशिश हो रही है, उनके सिगार के अंदर पॉइजन जा रहा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये क्यूबा, कास्त्रो वाला क्यूबा। क्यूबा जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये क्यूबा के तीसरे सदर हैं। पहले फेडरल कास्त्रो, फिर उनके भाई आए रॉल कास्त्रो, फिर ये तीसरे। ये पहले कास्त्रो फैमिली के बाहर के तीसरे सदर हैं, यानी पहले सदर हैं जो कास्त्रो फैमिली में नहीं है। ये ईरान पहुंच गए और ये 22 साल के बाद, 22 साल पहले फेडरल कास्त्रो ईरान आए थे, उन 2001। ये 22 साल के बाद क्यूबा के किसी रहनुमा का दौरा ईरान है और वो इब्राहिम रईसी के साथ आज वहां पे। अच्छा, उससे पहले कहां थे? उससे पहले कतर में थे। क्यूबा के सदर कतर में थे। और उससे पहले कहां थे? उससे पहले यूएई में थे। तो यूएई के फरमानरवा से मुलाकात हुई शेख मोहम्मद बिन जैद से, उसके बाद कतर के अमीर से मुलाकात हुई, उसके ईरान आ गए। और ईरान में इनकी आमद इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखें कि क्यूबा में ये सिर्फ सदर नहीं है, ये क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट एक्टिव भी हैं। क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है ना, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। तो ये जो है ये और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने चंद रोज पहले 1 लाख लोगों के साथ, क्यूबा के सदर ने, ये मैं वहां के किसी सियासी पार्टी या कोई नहीं, क्यूबा का सदर 1 लाख बंदों के साथ, सरकारी जो नंबर है, 1 लाख बंदों के साथ अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरे कर रहा था, क्यूबा का सदर, ठीक है, गजा के हक में। तो ये अब आप देखें कि ये, अच्छा, ये वो मुल्क हैं जो कम्युनिस्ट हैं, यानी ये दुनिया की में जो तब्दीलियां हैं वो आप देखें ना, मैं आपसे कहता हूं कि इन तब्दीलियों को जितना गौर से देखा जाए, और इसके ऊपर जो है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, ये अभी 24 तारीख को, ठीक है, अच्छा, कि 1 लाख लोगों ने एंटी इसराइल रैली में किया, जिसको प्रेसिडेंट लीड कर रहे थे क्यूबा के। अब वो पहुंचे हुए जनाब यहां पे, ठीक है। अच्छा, तो ये बात इसको ज़हन में। तीसरी जो बात है, जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 2 मिनट हो तो मैं इसको करके तो फिर उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। व्हाइट हाउस की जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं या डायरेक्टर बजट हैं, उन्होंने ये ख़त लिख के बिल्कुल क्लियर कर दी एक बात, और उन्होंने ये जो ख़त लिखा है, ये मेरा ख्याल है कि इससे बुरी खबर यूरोप के लिए
नहीं थी, नहीं हो सकती इस वक्त। और रॉयटर्स से मैं स्टार्ट करता हूँ, या मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, हाँ, रॉयटर्स 10th स्लाइड से। व्हाइट हाउस सेज इट इज नियरली आउट ऑफ मनी टू हेल्प यूक्रेन वॉर विद रशिया। यूक्रेन के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, व्हाइट हाउस ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स, यूएस फंडिंग फॉर यूक्रेन सेट टू रन आउट बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये आखिरी महीना है जिसमें हमारे पास पैसे हैं, उसके पास पैसे खत्म हो गए। 9th स्लाइड अगर हम दिखा सकें। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल, व्हाइट हाउस वार्न्स मनी फॉर यूक्रेन विल रन आउट बाय द ईयर एंड। यूक्रेन के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है। विदाउट न्यू एड यूएस हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। अब मुझे ये बताएं। और उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने आज लिखा है, ये 7वीं स्लाइड जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं यूक्रेन एड्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट ये है। अब मुझे तो समझ अमेरिकन को इस वक्त मतलब समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, वो तो कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मनी इज बीइंग स्पेंट हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यूक्रेन की मदद का बेस्ट केप्ट सीक्रेट ये है कि सारा पैसा अमेरिका में ही है, क्योंकि दैट्स राइट, फंड्स दैट लॉट मेकर्स अप्रूव टू आर्म यूक्रेन आर नॉट गोइंग डायरेक्टली टू यूक्रेन बट आर बीइंग यूज्ड स्टेट साइड टू बिल्ड न्यू वेपन्स और टू रिप्लेस वेपन्स सेंट टू कीव। यानी वो इधर ही खर्च होता रहा है, जो उधर नहीं गया इधर ही है। अब इसके ऊपर जो है वो फिर ये इतनी गलत वक्त पे ये आया है। ये अटलांटिक का मैं आर्टिकल देख रहा था, व्हाट हैपेंस व्हेन द यूएस पावर स्लाइड जो है, व्हाट हैपेंस व्हेन यूएस ओवर एस्टिमेट्स इट्स पावर्स। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने उसके साथ ही एक और खबर दे दी है यूक्रेन के हवाले से, वो जो 15 स्लाइड है, कि यूरोपीय यूनियन के अंदर भी 50 बिलियन वॉर लाइफलाइन यूक्रेन के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो गया है। तो वो चूँकि अमेरिका ने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो यूरोप ने तो भुगता है, यूरोप ने तो सबसे ज़्यादा भुगता है ना। ये यूरोप की वॉर, फिर उस रेफ्यूजीज, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर ये बाब मंदलब के ऊपर जो पॉइंट आता है, तो उधर लोग तो मुजाहिर लोगों का कुछ, तो मैंने कहा ना, हुकूमतें कुछ और हैं, पॉलिसीज कुछ और बना रहे हैं लोग, उनके अंदर हुकूमतों में डिवीजन्स आ गई हैं जी। स्टेट डिपार्टमेंट में, CIA में डिवीजन है इस वक्त गजा के ऊपर, और वहाँ के अवाम सड़कों पे ये उनको मुझे बताएं, गैस और ये सारा अगर मसला रुकता है तो वहाँ पे, और ये तेल बंद होता है बाब मंदलब पे, तो फिर ये आगे मामला कहाँ जाए, यूक्रेन को डंप करके कह रहे हैं पैसे नहीं हमारे पास। ठीक हो गया, ज़ेलेंस्की सही हो गया। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सियासी सरगर्मियां तो शुरू हो गई हैं, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, और इसके ऊपर तो अभी कुछ देर पहले ख़त लिखा है, और इसको तो हमने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना क्योंकि ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि इस पे बात ना की जाए। इलेक्शंस बिल्कुल हो रहे हैं, अपने वक्त पे हो रहे हैं, और इसमें जो है वो 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है, और लेकिन जो दस्तयाब हैं वो 3,28,000 हैं, और 2,77,528 एहलकारों की कमी का सामना है, जिसकी वजह से एक मतलब इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक एहलकारों की कमी को पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए पूरा किया जाए। अच्छा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा करना ज़रूरी है इलेक्शंस के दौरान। तो ये तो अभी इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे, मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन, अदारे, तमाम लोग लगे। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़, फाइनेंस, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, एहतसाब का क्या तरीका है कार होगा आगे, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी, कोई ना कोई सिलसिला तो होगा ना। बाहर से इन्वेस्टमेंट्स अगर आ रही हैं और आपके यहाँ सर, तो कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं कि पहले की तरह आए पैसा और खाया जाए, तो भाई कहीं तो इन्वेस्टमेंट होंगी ना। तो वो उनका कोई ना कोई एक, जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो, जैसे माजी के नैब करते रहे हैं। तो ये है कि अब ये सारे बड़े इश्यूज़ हैं रियासत के। हम जो बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी तक, आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो इस सारे मसले से निकल के और कोई प्रॉपर प्लान लेकर आवाम के सामने आएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सबको
ये मसाइल जो हैं वो रियासत के दूसरे हैं। अच्छा, मैं ये बात कह रहा था कि ये एक तो यूक्रेन की एड बंद कर दी इस वक्त, तो यूक्रेन की तो उनके पैसे ही नहीं है, तो उनके पास पैसे पहले ही नहीं है, जो हैं वो खाए गए हैं, उनके लोग करप्शन कर गए, बाकी अमेरिका में पड़े रह गए। और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ये तो पैसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट ये है कि पैसे तो हमारे पास ही थे, हमने कभी दिए ही नहीं, उधर से इधर ही ठेका मिलता था और इधर से ठेका खाया। अच्छा, वो उधर फायर करते जा रहे हैं अपने लोगों को। वॉशिंगटन पोस्ट की आप इस खबर को जितना पढ़ें ना, ये बेस्ट केप्ट सीक्रेट वाली बात, तो मतलब है कि ये क्या है, मतलब ये उधर ही पैसे, उधर ही जो है वो उधर ही पड़े रहे, उधर ही खाते रहे, उधर ही वापस चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो एक अजीब सा, एक बहुत ही एक परेशान कुन खबर है। दूसरी जो बात है जो मैंने आपसे कही ना कि क्यूबा में जो है वो क्यूबा के प्रेसिडेंट जो हैं ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब देखिए ना, ये आउट ऑफ 68 बिलियन, ये तो दोबारा दिखाइएगा प्लीज, मैं इसी पे बात करूं। आउट ऑफ 68 बिलियन इन मिलिट्री एंड रिलेटेड असिस्टेंस कांग्रेस हैज अप्रूव्ड सिंस रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, ऑलमोस्ट 90% इज गोइंग टू अमेरिकन, एनालिसिस फाउंड। तो ये वही जो मतलब वॉर से भी तो फ़ायदा उठाते हैं ना, ये भी तो अपनी जगह एक बहुत बड़ा धंधा है कि जंगें छिड़ें। तो मतलब मुझे बताएं कि अगर किसी, मैं वैसे ही एक बात कभी सोचता हूँ कि आपको डॉक्टर मिलते हैं सारा दिन कहते हैं कि जी ऐसे ना किया करें आप बीमार हो जाएंगे, ऐसे ना किया करें आपको ज़ुकाम हो जाएगा, ऐसे ना किया खांसी हो जाएगी। लेकिन अगर सारा मोहल्ला सेहतियाब हो जाए तो शाम को डॉक्टर मर जाएगा, उसी क्लिनिक पे कौन आएगा? तो बात ही है कि अगर वो कहते अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन करें पुलिस, लेकिन अगर एक इलाके में अमन होगा तो सबसे पहले उस इलाके का थाना बंद होगा। तो यहाँ तो क्राइम ही नहीं होता, तो यहाँ का थाना बंद करो, इतनी ज़्यादा नफरी की क्या ज़रूरत है? तो थोड़ा थोड़ा कुछ चलता रहे ताकि कारकर्दगी भी दिखाई जाए और उसके साथ साथ जो है वो परफॉर्मेंस और फिर बजट और नफरी और गाड़ियाँ। मतलब अगर आप बिल्कुल ही उस मोहल्ले में कोई कत्ल ही नहीं हुआ पिछले 20 सालों से और कोई चोरी नहीं हुई तो उसको मेडल नहीं मिलेगा। उसको ये होगा कि थाना बंद करो, उसको डालो किसी जगह पे फेंको। तो जरूरी है थाना चलने के लिए, क्राइम होता रहे। ये मैं देखिए एक लॉजिक है ना इसमें। तो मसला ये है कि अब ये अगर अमन सुकून हो जाएगा तो ये असला बनाने वाली कंपनीज क्या करेंगी? ये तो कंगाल हो जाएंगी और फिर इनका अपना नेटवर्क है पूरी दुनिया में, तो असला बेचना है। तो ये इन्होंने मिसाइल से और वेपन से मच्छर मारने हैं, ठीक है ना, बंदे मारने हैं ना। तो ये इनका भी धंधा चलता रहे, जंगें छिड़ती रहें और ये मुझे बताए ना बीमारियां ख़त्म हो जाएं तो फार्मेसीज बंद हो जाएंगी। तो ये सब का लोग मरना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे, लोग ना मरे। अगर लोग मरते हैं तो शाम को गोरखन के घर में पार्टी होती है कि आज तो 4 कब्रें खोदी हैं, तो आज उनके बच्चे कहते हैं अच्छा आज तो पार्टी है। तो कहाँ से किसका रिस्क किसने कहाँ कैसे लिखा हुआ है ये हम नहीं जानते। अच्छा, ये अब इसमें तो ये जो है ना, ये अगले चंद दिनों में ईरान ने कह दिया, उधर हिजबुल्लाह कल ये हो रहा है, नेतन्याहू बात नहीं सुन रहे, अमेरिकन्स जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाके अब वो पीछे हटना चाह रहे हैं, अमेरिकन पॉलिसी को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब शायद कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। यूरोप यूक्रेन की एड बंद कर रहा है, बेलारूस के सदर जो हैं वो चाइना गए हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 साल में, इसका मतलब है कि देखिए ना, इधर से चाइना ने तो यूक्रेन को पहले कहा, अब यूक्रेन मुझे बताएं किस तरह से टॉक्स करेगा, किस तरह से पीस, मतलब है कि वो बिल्कुल अमेरिका ने उसको कहते हैं बार। और ये पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि यूक्रेन को आखिर में यूक्रेन के साथ ये होगा कि यूक्रेन को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, और वही हुआ है। और अब इसराइल को भी शायद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो इसराइल कैसे लड़ेगा? तो वो कह रहे हैं दुनिया भर में कत्ल करेंगे। तो ये मामला जो है, ये एक उम्मीद सी है कि शायद दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, लेकिन बहुत आगे चूँकि चला गया ना मामला। और अब ये जो बात WHO कह रहा है, अल्लाह अपना करम करे कि जितनी शहादतें हुई हैं उससे ज़्यादा बीमारियों से वहाँ पे लोगों की और बच्चों की औरतों की जाने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पर तदफीन का सामान भी नहीं है, ज़ख्मी लोग हैं, एनेस्थीसिया के बग़ैर सर्जरीज़ हो रही हैं, जले हुए हैं, मतलब एक क़यामत है वहाँ पे। तो इसको अब देखते हैं कि अगले 24-48 घंटों में ये जंग फैलती है या इसको
किसी तरह से कंटेन करने का कोई रास्ता निकलता है, जी, बहुत दुनिया निकालती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वाक़ लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।